हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी आई क्यू सी एस। स्टडी आई क्यू सी एस में आपका स्वागत है और मैं हूं निर्मल, जहां आपसे डिस्कस करूंगा क्या पॉलिटी। आज हमारी पॉलिटी की क्लास 7th है, जहां पर मैं डिस्कस करूंगा द शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ डिस्कस करने जा रहा हूँ। जैसा मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था, इस शेड्यूल का छोटा सा इंट्रो दिया था, है ना, छोटा सा परिचय दिया था। आज मैं आपको पूरा डिटेल में अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सबसे पहले समझिए कि हमारे संविधान में कितनी अनुसूचियाँ, है ना, कितनी अनुसूचियाँ आज की डेट में 12 अनुसूचियाँ। कितनी? 12। बट जो हमारा मूल संविधान है, जो हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें कितनी अनुसूचियाँ है? 5। सॉरी, कितनी अनुसूचियाँ है? 8। कितनी है? 8। बाद में जो 4 अनुसूचियाँ कौन कौन सी? एक तो 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं। ये जो 4 अनुसूचियाँ है वो बाद में ऐड की गई। कौन कौन से संविधान संशोधन के ऐड की गई? देखिए, जो 9वीं है, पहला संविधान संशोधन करा था उसमें। 10वीं में कौन सा करा था? 10वीं के लिए 52वां करा था। और 11वीं के लिए कौन सा किया था? 11वीं के लिए किया था 71वां। और 12वीं अनुसूचियाँ जोड़ने के लिए कौन सा संविधान संशोधन किया था? 74वां। कौन सा किया था? 74वां। अब कितनी अनुसूची होगी टोटल हमारे भारत के संविधान में? 12। कितनी हो गई अब? 12। वन बाय वन हम अच्छे से डिटेल में डिस्कस करते हैं। पहली अनुसूची पहला शेड्यूल समझो। यहाँ पर क्या है? भारत का पहला शेड्यूल क्या दिया? भारतीय संविधान का पहला शेड्यूल। देखो, ये क्या क्या इसमें उल्लेख है? तो इसमें उल्लेख किसके बारे में? इसमें उल्लेख है राज्य और उनके क्षेत्रों का उल्लेख है। राज्य का नाम, हमारे संघ का नाम, हमारे देश का नाम किस में उल्लेख है? फर्स्ट शेड्यूल माने पहली अनुसूचियों में उल्लेख है। अब देखो, 2 वर्ड यूज होते हैं हमेशा। पहले ये समझो कि भारत के 2-3 नाम है, जैसे कौन कौन से? इंडिया है, भारत है और हिंदुस्तान है। तो हमारा संविधान ने फिर इंडिया क्यों लिया? वो इंडिया को भारत क्यों बोलते हैं हम लोग? सुनिए, क्या है हमारे संविधान की पहली अनुसूची में जो डिस्कस कर रहा हूँ उसमें क्या लिखा है? इंडिया डैट इज भारत इज यूनियन ऑफ स्टेट। समझ रहे हो इस लाइन का मतलब भारत, इंडिया जो भारत है, एक क्या है? एक राज्यों का संघ है। क्या है? राज्यों का संघ है। अब संघ वर्ड यूज़ क्यों यूज़ किया? क्या ज़रूरत पड़ी इसकी? सिर्फ हमने यूनियन क्यों यूज़ किया यहाँ पर? देखिए, जो यूनियन मान लो हमारा पूरा भारत है, ये है ना, क्या है? पूरा भारत है। अब इस भारत में कितने राज्य हैं आज की डेट में? 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश। क्या इन सभी 18 जो जितने भी 28 राज्य है और 9 केंद्र शासित प्रदेश है, क्या उनको भारत क्षेत्र से अलग होने की आज़ादी है क्या? क्यों? अगर है तो क्यों है? अगर नहीं है तो क्यों नहीं है? है ना, नहीं है ना आज़ादी, बिल्कुल भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे यहाँ यूज़ करते हैं यूनियन वर्ड का मतलब ये होता है कि अमेरिका की तरह अमेरिका में क्या है, यूएसए में क्या है, सारे राज्यों को, जितने भी राज्य हैं ओवर 50+ जितने भी राज्य, उनको जो अमेरिका से अलग होने की आज़ादी है, मतलब कभी भी वो अलग हो सकते हैं। तो क्या उनके बीच में डील है? क्या उनके बीच में डील है, संधि है? बट हमारा जो संविधान में जो राज्य मेंशन है, वो किसी संधि का परिणाम नहीं है। मतलब कि उनको संधि करी है उनसे कि वो 1 साल इतने रह सकते हैं, 2 साल रह सकते हैं, फिर वो हमारा राज्य से अलग हो सकते हैं। ऐसे किसी भी प्रकार से अब किसी राज्य से कोई संधि नहीं है, यानी किसी भी राज्य को कोई राइट नहीं है कि वो भारत देश से क्या हो जाए? अलग हो जाए। अब हम चलते हैं सेकेंड शेड्यूल की ओर। इसमें क्या दिया? इसमें प्रावधान दिए। कौन कौन से प्रावधान? किसके बारे में? इसमें प्रावधान दिए हैं
वेतन भत्ते के बारे में, है ना, उनके प्रिविलेज, उनके राइट्स क्या है, उनके अधिकार क्या। तो ये सब किस किस के बारे में दी है? एक तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में दी है इसमें, है ना। गवर्नर ऑफ इंडियन स्टेट यानी जितने भारतीय राज्यों के राज्यपाल के बारे में। स्पीकर ऑफ लोकसभा, है ना, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ इंडियन स्टेट यानी जितने भी राज्यों में विधानसभा है उनके स्पीकर, है ना, चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन किसके? इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी विधान परिषद के। सुप्रीम कोर्ट के जज के बारे में, है ना, हाई कोर्ट के जज और जो केग, उसका भी क्या दिया है? सारी कंडीशन, वेतन भत्ते से जितने भी संबंधित जितने भी रिलेटेड प्रावधान है किस में दिए गए हैं? सेकेंड शेड्यूल में दिए गए। अब चलते हैं हम लोग थर्ड शेड्यूल की ओर, तीसरी अनुसूची की ओर। क्या लिखा है इसमें? इसमें लिखा है, सॉरी, इसमें प्रावधान दिए हैं किसके बारे में? शपथ के बारे में। किसके बारे में? शपथ के बारे में। बट सभी के शपथ के बारे में बात नहीं करता ये, सभी की शपथ के बारे में बात नहीं करता है, सिर्फ कुछ ही शपथ के बारे में बात करता है। कुछ लोग, एक तो यूनियन मिनिस्टर जितने भी भारत के, उनके बारे में, पार्लियामेंट इलेक्शन कैंडिडेट के बारे में, एमपीज जितने भी सांसद हैं उनके शपथ के बारे में बात करता है, सुप्रीम कोर्ट के जज के बारे में, केक, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, स्टेट मिनिस्टर, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली वाले कैंडिडेट जितने भी एमएलए हैं उनके बारे में बोलता है ये। जितने भी सदस्य उनकी शपथ के बारे में बात करता है। वो हाई कोर्ट के जज के बारे में बात करता है। तो अब हम चलते हैं चौथे शेड्यूल की ओर। इतना ही देखो, ये जो शुरू के शेड्यूल आएंगे ना आपके 10 तक, बहुत छोटे छोटे, सॉरी 9 तक, बहुत छोटे छोटे हैं ना, उनमें कोई ऐसे बड़े प्रावधान नहीं है। बहुत एक एक दो दो लाइन के प्रावधान आएंगे, वो आसानी से याद हो जाएंगे आपको। फिर जो 10वां है, 11वां है, 12वां, बहुत डिटेल में उनको समझेंगे भी हम। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, है ना। अब चलते हैं फोर्थ शेड्यूल की ओर, इन चौथी अनुसूची की ओर। क्या बोलता है ये? देखो किसके बारे में बात करती है ये? बात करते हैं एलोगेशन ऑफ सीट के बारे में। एलोगेशन ऑफ सीट यानी सीटों का आवंटन। कौन सी सीट का आवंटन? हमारे घर की सीट का नहीं, राज्यसभा की सीटों का आवंटन। किस में? फिर किसको देते हैं हम राज्यसभा की सीटों को? स्टेट और यूनियन टेरिटरीज को, यानी राज्यसभा की सीटों का आवंटन, राज्यसभा सीटों का आवंटन किसको? केंद्र शासित प्रदेश को और जितने भी राज्य है उनको। यानी जितनी भी सीट मिली है किसके अनुसार मिली? किस अनुसूची के अंतर्गत मिली है? चौथी अनुसूची के अंतर्गत। यानी जो फोर्थ शेड्यूल है वो क्या करता है? सीटों का आवंटन करता है केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों को। किसमें? राज्यसभा में। चलो अब हम चलते हैं 5वें शेड्यूल की ओर। 5वां शेड्यूल क्या बोलता है? देखो ये भी प्रावधान करता है किसके बारे में? ये प्रावधान करता है प्रशासन के बारे में। किसके बारे में? प्रशासन के बारे में। कौन सा प्रशासन की बात करें? केंद्र की, राज्यों की, केंद्र शासित प्रदेश की? नहीं, ये बात करता है शेड्यूल एरियाज और शेड्यूल ट्राइब्स एरिया, यानी जातीय क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्र, सॉरी जातीय क्षेत्र के प्रशासन के कंट्रोल के बारे में बात करता है। कौन सा शेड्यूल? 5वां शेड्यूल। आप समझो, छठे शेड्यूल की ओर बढ़ते हैं। छठे शेड्यूल क्या बोलता है? ये भी बात करता है प्रशासन को लेकर। ये भी किसके बारे में बात करता है? प्रशासन के बारे में। किस क्षेत्र में? जनजातीय क्षेत्र में। जनजातीय क्षेत्र में प्रशासन के बारे में बात करता है। कौन कौन से क्षेत्र है? देखो कौन कौन से क्षेत्र? आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इन 4 क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में बात करता है। और कौन से क्षेत्र है? ये है ट्राइबल एरिया। इन क्षेत्रों में जो भी ट्राइबल एरिया है उनके बारे में बात करता है छठा शेड्यूल।
अब बात करते हैं 7th शेड्यूल की ओर। देखो 7th क्या बोलता है, 7th करता है बंटवारा। अरे बंटवारा किसका, ज़मीनों का बंटवारा नहीं, ये बंटवारा करता शक्तियों का, पावर्स का। क्या होता है देखो, ये कॉन्सेप्ट आए कहाँ से पहले समझो। देखो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था कब हुआ था, 1789 में। इसमें क्या हुआ था, देखो यहाँ पर जो शासन था किसका था, किंग का था, यानी किसका था, राजाओं का शासन था। अब राजा क्या थे, कहीं ना कहीं पावरों को क्या करते थे, मिसयूज़ करते थे, जिससे क्या होती थी, जो जनता थी वो कहीं ना कहीं क्या होती थी, बहुत दुखी होती थी ना। क्यों, राजा बड़े पैसों का वेस्ट कर रहा है, बड़े एंजॉयमेंट कर रहा है, और ये कि जो किसान है, जो पीसेंट है, जितने भी आम इंसान है, वो क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनका जो पैसा बर्बाद हो रहा है, वो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है, उनके ऊपर शोषण हो रहे हैं। तो इसी को लेकर मॉन्टेस्क्यू आया था, एक थिंकर, एक फिलोसोफर थे। मॉन्टेस्क्यू ने क्या बोला, मॉन्टेस्क्यू ने बोला कि हमें क्या करना चाहिए, पावरों का सेपरेशन करना चाहिए। क्या करना चाहिए, पावर का सेपरेशन, यानी पावर को, शक्तियों को सभी को बांट देना चाहिए। भैया कैसे बांटते फिर हम, तो मैं बताता हूँ कैसे बांटोगा। तो ये कॉन्सेप्ट हमारे भारतीय संविधान में लाया गया है ना। तो क्या करा हमारे भारतीय संविधान में, उन्होंने करा यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट, 3 लिस्ट में शक्तियों का बंटवारा कर दिया। क्या कर दिया, शक्तियों का बंटवारा। जो यूनियन है उस पर कौन कानून बनाएगा, केंद्र बनाएगी। जो स्टेट लिस्ट है उस पर कौन कानून बनाएगा, राज्य बनाएगी। जो कॉन्करेंट यानी समवर्तीय सूची, उस पर कौन कानून बनाएगा, केंद्र प्लस राज्य, दोनों मिलके कानून बनाएंगे। बट यदि राज्यसभा चाहे तो कॉन्करेंट लिस्ट पे क्या बना सकती है, कानून बना सकती है। उसको इसके लिए क्या करना रहेगा, अपने 2/3 सदस्यों का बहुमत पाकर वो कॉन्करेंट लिस्ट पे क्या बना सकता है, 1 साल तक कानून बना सकता है। देखो तीनों लिस्टें, पर कहीं ना कहीं कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं, कुछ विषय ऐसे हैं जो तीनों में नहीं रखे गए, जो अलग रखे गए, उनको बोलते हैं हम, कौन से सब्जेक्ट बोलते हैं उनको, मैंने बताया था आपको, उनको बोलते हैं हम रेजिडुअरी सब्जेक्ट। कौन से सब्जेक्ट, रेजिडुअरी सब्जेक्ट। ये ऐसे सब्जेक्ट रहते हैं जिन पर कानून बनाने का अधिकार किसको होता है, यूनियन को होता है। किसको होता है, केंद्र को होता है। अब हम चलते हैं 8वें अनुसूचियों की ओर। 8वीं अनुसूची क्या बोलते हैं, ये बात करती है ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में। क्या होती है ऑफिशियल लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज राजकीय भाषा वही लैंग्वेज होती है जो किस कामकाज के लिए प्रयोग की जाती है, ऑफिस या कार्यालयों के काम काज के लिए प्रयोग की जाती है। हमारा जो मूल संविधान है उसमें कितनी भाषाएं थी, 14। कितनी भाषाएं थी, 14। आज कितनी हो गई, आज हो गई है 22। कौन कौन सी लैंग्वेज ऐड की गई वो समझो। पहले किया था हमने 15वां संविधान संशोधन। कौन सा, 15वां, जिसमें कौन सी लैंग्वेज ऐड की गई, सिंधी। कौन सी, सिंधी। अब कितनी लैंग्वेज हो गई टोटल, 15 हो गए। अब फिर करा हमने 71वां संविधान संशोधन। कौन सा करा, 71वां संविधान संशोधन करके हमने 3 लैंग्वेज ऐड कर दी। कौन कौन सी, मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली। ये 3 लैंग्वेज ऐड की गई किसके तहत, 71वां संविधान संशोधन करके। अब आता है 52वां संविधान संशोधन, जिसको करके हमने 4 लैंग्वेज ऐड की गई। कौन कौन सी, मैथिली, डोगरी, संथाली और बोडो। ये 4 लैंग्वेज किस में ऐड की गई, 8वीं अनुसूची में। टोटल कितनी लैंग्वेज हो गई, अब टोटल हो गई 22 लैंग्वेजेस। फिर से समझा देता हूँ। पहले हमने किया कौन सा संविधान संशोधन, 21वां, जिसमें सीधी लैंग्वेज ऐड की गई। फिर करा हमने कौन सा, 71वां,
जिसमें 3 लैंग्वेज ऐड की गई, नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी। फिर करा हमने कौन सा संविधान संशोधन, 52वां, जिसमें बोडो संथाली डोंगरी और एको लैंग्वेज ऐड की गई और मैथिली, ये 4 लैंग्वेज ऐड की गई। टोटल कितनी लैंग्वेज हो गई, फिर 22 लैंग्वेज हो गई। अब हम चलते हैं कौन सा, नवे शेड्यूल की ओर। देखो ये किसके बारे में डील करता है, ये डील करता है लैंड रिफॉर्म के बारे में। किसके बारे में, लैंड रिफॉर्म के बारे में। वो इसी अनुसूची के तहत, इसी अनुसूची के अंतर्गत जो जमींदारी सिस्टम है उसको हटा दिया गया था। क्या कर दिया गया था, हटा दिया गया था। बट जो नवा संविधान संशोधन है, जो नवा शेड्यूल है, जो नवी अनुसूची है, उसको 1951 में पहला संविधान संशोधन करके, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके उसको ऐड की गई थी। अब देखो एक और इसमें क्या बोला, इसमें एक और बात बोली गई है कि जो फर्स्ट अमेंडमेंट है उसके थ्रू क्या ऐड कर दिया हमने, नवा शेड्यूल ऐड कर दिया। क्यों ऐड किया, टू प्रोटेक्ट द लॉ इंक्लूड इन इट फ्री जुडिशियल स्क्रूटिनी ऑन द ग्राउंड ऑफ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट। वो समझो, in 2007 the Supreme Court ruled that a law included in the schedule after 24 April 1973 are open to judicial review। समझो क्या हुआ था पहले, क्यों, देखो क्या हुआ था 1951 में जब ये अनुसूची ऐड की गई तो इसका एक ही उद्देश्य था कि जो भी इसमें सब्जेक्ट रखे जाएं, जो भी इसमें सब्जेक्ट रखा जाए उनको क्या ना हो, उनको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं दी जाए। यानी ऐसे सब्जेक्ट, ऐसे विषय रखे गए जिनको सुप्रीम कोर्ट या किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती थी। फिर क्या हुआ, 24 अप्रैल 1973 को सुप्रीम कोर्ट ने ये बोल दिया कि जितने भी सब्जेक्ट हैं, जितने भी विषय है नवी अनुसूची में, उसको अब जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत रखा जाएगा। यानी यदि कोई संसद उस पर कानून बनाती है, क्या बनाती है, उस पर कोई कानून बनाती है तो किसके दायरे में आएगा, वो भी आएगा जुडिशियल रिव्यू के दायरे में आएगा। ये था हमारा नवा शेड्यूल। अब चलते हैं 10वें की ओर। हाँ, नवा शेड्यूल कब ऐड किया गया था 1951 में। अब चलिए 10वें शेड्यूल की ओर। 10वां क्या बोलता है, ये बात करता दल बदल के बारे में। किसके बारे में, दल बदल के बारे में। पहले समझ लो फिर अच्छे से डिटेल में समझा दो क्या होता है एंटी डिफेक्शन लॉ। देखो किससे प्रोविजंस रिलेट करते हैं इसके, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन स्टेट लेजिस्लेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। ये जिस 10वां शेड्यूल है कब ऐड किया गया था, ये ऐड किया था 1985 में। कब ऐड किया गया था, 1985 में, राजीव गांधी सरकार द्वारा। और कौन सा संशोधन कर था, 52वां संविधान संशोधन करके 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। अब इसको थोड़ा डिटेल में समझिए। देखो इसमें क्या प्रावधान लाया गया, किसके बारे में, इसमें प्रावधान लाया गया है दल बदल के बारे में। किसके बारे में, दल बदल के बारे में। देखो इतनी बड़ी राजनीति है, इतनी बड़ी क्या है पार्टी से, कहीं ना कहीं देखो जितने भी पार्टी से जितने भी मेंबर हैं उनमें कहीं ना कहीं क्या होते हैं, आए दिन मतभेद होते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, जिसकी वजह से वो लोग अलग होने की क्या करते हैं, बात करते रहते हैं, धमकी देते हैं। तो इसके लिए राजीव गांधी क्या लिया थे, एक कानून लेकर आ गए। कैसा कानून, क्या है उस कानून में प्रोविजंस समझो। पहला प्रोविजंस, यदि मान लो लोकसभा राज्यसभा या किसी भी राज्य की विधानसभा में यदि कोई सदस्य
नॉमिनेट हुआ है, यदि कोई सदस्य नॉमिनेट हुआ है और नॉमिनेट होने के बाद या 6 महीने बाद, कितने बाद, 6 महीने बाद किसी पार्टी को ज्वाइन कर लेता है। मान लो उसने किसको ज्वाइन कर लिया, बीजेपी को ज्वाइन कर लिया, फिर कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया, तो क्या ठहरा जाएगा, वो ठहरा जाएगा अयोग्य। मतलब उसको क्या कर दिया जाएगा, डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा। और आगे समझो, एक दूसरा प्रावधान क्या है इसमें। दूसरा प्रावधान ये है, मान लो कोई निर्दलीय चुनाव लड़ता है। वो निर्दलीय चुनाव लड़ने के बाद किसी पार्टी के ऑफर में आ जाता है ना, आ जाना उस पार्टी को ज्वाइन कर लेता है, तो उसको क्या ठहराया जा सकता है, अयोग्य, यानी उसको भी डिसक्वालीफाई कर सकते हैं। और एक और, यदि कोई सदस्य या कोई मेंबर बिना जानकारी दिए संसद में 60 दिनों तक नहीं आता, 60 डेज तक, यानी 2 महीने तक नहीं आता, तो उसको क्या किया जा सकता है, डिसक्वालीफाई कर सकते हैं। और समझो चौथा क्या लिखा चौथा, उसमें लिखा, मान लो कोई पार्टी है, मान लो मेरी पार्टी है, जिसमें कितने मेंबर है, उसमें 330 मेंबर है, मेंबर। अब उस पार्टी में से कितने लोग हट जाते हैं, 1/3 मेंबर अलग हो जाते हैं। 1/3 मेंबर अलग हो गए, कितने बचे यहाँ पर, 1/3 मेंबर अब क्या हो गए, वहाँ से अलग हो जाते हैं। कितने मेंबर बचे, अब यहाँ पर कितने मेंबर बचे, यहाँ पर बचे 110। अब कितने अलग हो गए, 220। तो क्या उन पे ये दल बदल कानून लागू होगा, नहीं, फिर इन पे दल बदल कानून लागू नहीं होगा। अब क्या हुआ, कुछ संशोधन करके उसमें कर दिया 2/3, यानी कोई 2/3 मेंबर किसी पार्टी से अलग होते तो उन पर भी किसी भी प्रकार का दल बदल कानून लागू नहीं होगा। और समझो आगे, और यदि मान लो कुछ सदस्य बीजेपी के वो किस में शामिल हो रहे हैं, कांग्रेस में या फिर आम जनता पार्टी में या फिर किसी और अदर पार्टी में ज्वाइन हो रहे हैं। ज्वाइन होते समय थोड़ा सा और अच्छे से समझिए, क्या होता है, मान लो ए पार्टी है, ए पार्टी बी पार्टी में इसका विलय हो रहा है ना, ए पार्टी का बी पार्टी में क्या हो रहा है, विलय हो रहा है। इसका कोई सदस्य मान लो ये सदस्य है, ये सदस्य चाहता है कि मैं इस पार्टी में नहीं जाऊंगा, उसने मना कर दिया कि मैं इस पार्टी में नहीं जाऊंगा, तो उसको अधिकार है पार्टी से बाहर होने का। हो इस स्थिति में उस पर दल बदल कानून लागू नहीं होगा। अच्छे से समझना, उस पर किसी प्रकार का कोई दल बदल कानून नहीं होगा। यदि 2 पार्टियों का विलय हो रहा है, वो उस पार्टी से अलग होना चाहता है, तो उस पर दल बदल कानून लागू नहीं होगा। देखो और भी इसमें प्रोविजंस, वो भी समझ लो। देखो कोई मेंबर मान लो राज्यसभा में चुन लिया जाता है, फिर लोकसभा में चुन लिया जाता है और विधानसभा में भी चुन लिया जाता है, तो उसको तीनों में से किसी 2 की सदस्यता छोड़नी होगी। कितने दिनों के अंदर, 14 दिनों के अंदर। यदि मान लो कोई एक पर्सन है, वो बनारस से कोई पर्सन भोपाल से भी लड़ रहा है और कहाँ से लड़ रहा है, दूसरे संभाग से भी लड़ रहा है, तो उसको कहीं ना कहीं जहाँ से जीतता है, मानो दोनों जगहों से जीत गया, तो उसको एक की सदस्यता त्याग करनी होगी। इसे बहुत सारे प्रोविजंस और भी, इसका अलग चैप्टर लेकर आऊँगा एंटी डिफेक्शन लॉ का, है ना, दल बदल कानून का, क्योंकि बहुत सारे प्रोविजंस है और बहुत टाइम और अच्छे से वहाँ पर आपको और अच्छे डिटेल में समझाऊँगा। देखो जो 10वीं अनुसूची है, उसमें एक और संशोधन किया गया था, कौन सा, 91वां का। उसमें क्या बोल दिया कि किसी भी कैबिनेट मिनिस्ट्री में, किसी में कैबिनेट मंत्री में 15% से ज़्यादा मेंबर नहीं होंगे। मान लो आपकी पार्टी में कितने मेंबर जीत गए, आपके 250, अब 15% से ज़्यादा अपने कैबिनेट नहीं बना सकते। ये था पूरा 10वां
ये था पूरा 10वां शेड्यूल। अब हम चलते हैं 11वें शेड्यूल की ओर। ये किसके बारे में प्रावधान करता है? ये प्रावधान करता है पंचायत के बारे में। देखो क्या हुआ था, बहुत सारी कमेटियाँ गठित हुई थी, है ना। अब उस कमेटियों में से एक कमेटी थी ली सिंघवी कमेटी, है ना। तो उन्होंने क्या कहा था किसके बारे में कि जो पंचायत है हमें उसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देना चाहिए, यानी संवैधानिक दर्जा। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए, है ना, 1992 में नरसिम्हा राव की सरकार ने किसकी सरकार ने? नरसिम्हा राव की सरकार ने 1992 में पंचायत को संवैधानिक दर्जा दे दिया। किस अनुसूची के अंतर्गत? 11वीं अनुसूची के अंतर्गत। उसमें कौन सा आर्टिकल आते हैं? इसमें आर्टिकल आता है 243 पंचायत की क्लास और म्यूनसिपालिटी के क्लास, यानी 73rd अमेंडमेंट और 74 अमेंडमेंट की एक सेपरेट क्लास आई है आपकी, है ना। इसमें और समझ लो, तब तक इसमें बहुत कुछ अच्छा समझा दूंगा, टेंशन मत लो। इसमें किसके बारे में बात करता है? पंचायत के बारे में। हम कब मनाते हैं पंचायत दिवस? हम मनाते हैं पंचायत दिवस 24 अप्रैल को। क्यों मनाते हैं? क्योंकि इसी दिन पंचायत सिस्टम लागू किया गया था। पंचायत में कितने सब्जेक्ट रखे गए? इसमें रखे गए हैं 29 सब्जेक्ट। कितने सब्जेक्ट? 29 सब्जेक्ट। और किसके बारे में प्रावधान करता है ये अनुसूची? वही पंचायत की शक्तियाँ, उसकी आधिकारिकता, है ना, उसकी जिम्मेदारियों के बारे में बात करता है। और कौन से संविधान संशोधन करके ऐड की गई है? 73वां। कौन सा? 73वां। अब हम चलते हैं किसकी ओर? अब हम चलते हैं 12वें शेड्यूल की ओर। अब हम चलते हैं 12वें शेड्यूल की ओर। 12वां शेड्यूल क्या बोलता है समझिए। 12वां किसके बारे में बात करता है? 12वां बात करता है अर्बन एरिया के प्रशासन के बारे में। किसके बारे में? अर्बन एरिया के प्रशासन के बारे में। ये किसके बारे में जिम्मेदारी दी है? इसमें जिम्मेदारी दी है म्यूनसिपालिटी को, कि म्यूनसिपालिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी, म्यूनसिपालिटी पावर और उनकी अथॉरिटी के बारे में बात करता है। इसमें कितने मैटर टोटल? इसमें मैटर है 18। कितने मैटर है इसमें? कितने विषय दिए? इसमें 18 विषय दिए गए हैं। और कब ऐड किया गया था? ये भी ऐड किया गया था 1992 में नरसिम्हा राव की सरकार द्वारा 74वां संविधान संशोधन करके। अब दोनों के बीच कुछ डिफरेंस जान लीजिए। क्या है डिफरेंस दोनों के बीच? अब दोनों के बीच कुछ डिफरेंस समझिए। कैसे डिफरेंस समझिए? यहाँ लिख देता हूँ मैं 73वां, यहाँ लिख देता हूँ 74वां संविधान संशोधन। यहाँ पर 10वीं अनुसूची और 11वीं। चलो यहाँ से समझो। पहला डिफरेंस तो यही है, जो 73वां संविधान संशोधन किसके तहत ऐड किया गया था? 10वीं अनुसूची में ऐड किया गया था। और 74वां किस अनुसूची में है? 11वीं में। इसमें कितने मैटर? ये किसको लेकर है? ये पंचायत को लेकर है और ये म्यूनसिपालिटीज़ को लेकर है। यानी ये है ग्रामीण क्षेत्रों के लिए और ये है नगरीय क्षेत्रों के लिए। और इसमें कितने सब्जेक्ट है? इसमें सब्जेक्ट है 29। और इसमें कितने हैं? इसमें हैं 29। और बाकी दोनों किस में ऐड किए गए थे? 1992 में ऐड किए गए थे। कौन सी सरकार द्वारा? नरसिम्हा राव की सरकार द्वारा। सो दोस्तों, ये था पूरा अनुसूचियों का चैप्टर। हाँ, कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको बता देता हूँ जानने से पहले। इससे पहले देखिए, आज से यानी जितने भी संडे आएंगे हमारे, हर एक संडे को आपका एक डाउट सेशन रहेगा, है ना। क्या रहेगा? डाउट सेशन, जिसमें आप पूरे हफ्ते में, पूरे वीक में जो भी पढ़ाया गया, कब से लेकर कब तक? मंडे टू सैटरडे, यानी सोमवार से लेकर शनिवार तक जो भी आपको पढ़ाया गया है पॉलिटी में, आप उसके डाउट पूछ सकते हो कमेंट में। और या फिर नेक्स्ट क्लास में या फिर संडे को
पूरे डाउट आपके क्लियर कर दिए जाएंगे। सिर्फ संडे को आपकी डाउट क्लासेस आएंगी। यदि आपके डाउट आ रहे हो, हम क्लास ज़रूर लेके आएंगे। बाकी संडे को कोई रेगुलर क्लास नहीं रहेगी। मंडे टू सैटरडे यानी सोमवार से लेकर शनिवार तक हमारी पॉलिटी की क्लास रहेगी। ये था हमारा आज का पूरा चैप्टर, है ना। इस चैप्टर को देखने के लिए धन्यवाद। आगे देखने के लिए प्लीज़ हमारे साथ बने रहिए और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि हमें भी मोटिवेट मिले आपको पढ़ाने के लिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।